वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं द रिसेंट टॉपिक दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारे एक स्टूडेंट हैं योगेंद्र यादव, जो कि आजकल पीजीआई में हैं रोहतक में। तो वहाँ से वो यूजी कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि सर ना आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ज़रूर बना देना। तो मैंने उनकी ख्वाहिश के अनुसार हमने ये स्टार्ट कर दिया। ओके, इसलिए कुछ बीच बीच में लास्ट टॉपिक भी ले लिया है हमने। तो आज हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। द फादर ऑफ डीएनए प्रिंटिंग ये है एलेक्स जेफरी। आपने एक मूवी देखी होगी नगीना, उसमें एक वो रहता है सफ़ेदा सांप पकड़ने वाला, वो चिल्लाता रहता है अलक निरंजन। तो यहाँ पे ये एलेक्स जेफरी है, याद रखना है। इंडिया में फादर कौन है? वो है लालजी सिंह एंड देन वीके कश्यप। इन्होंने स्टार्टअप किया था इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडिया एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। तो आप देखेंगे ये फिंगरप्रिंट्स हैं। ये फिंगरप्रिंट्स क्या है? ये तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी भी चेंज नहीं होते। अब आपको देखें कि किस तरीके से, तो आपने देखा होगा कि जैसे कई सारी मूवी में दिखाया गया है मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें क्या करता है, वो किसी दूसरी जगह पे बैठ जाते हैं। आजकल चूँकि आप जब जेई मेंस ये ना या आईटी एडवांस के लिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि अंगूठा लगवाते हैं आपसे। तो अंगूठा लगवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो फिंगरप्रिंट चेक कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अंगूठे के अंदर भी एक पतली सी लेयर बना लेते हैं और चिपका लेते हैं दूसरे की और मैचिंग कर लेते हैं। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ओके नाउ, अब ये करते कैसे हैं, कैसे करना है? तो तमाम सारी चीज़ें हैं, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इनके क्या एप्लीकेशन है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे हम पहले करते हैं क्या कि सभी ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो उनमें क्या होता है कि 99.9% जो बेसिस है ना वो सेम होते हैं। डिफरेंस कितना होता है? 0.1% का। और डिफरेंस कैसे होता है? और यही डिफरेंस जो है हमारा पूरा फिनोटाइपिक चेंज, ठीक है, फिनोटाइप मतलब अपना जो शरीर का आकार है, शक्ल वगैरह है, कैसे बनाता है। ऐसा कोई है जिनमें 100% दो लोग हैं उनकी 100% मैचिंग हो जाती हो, वो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्योंकि एक ही जाइगोट से उत्पन्न हो रहे हैं, जाइगोट था, डिवाइड हो गया और दो बन गए। तो इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो 100% मैच करेगा। लेकिन इन जनरल 99.9% सेम, डिफरेंस इतना। तो इस तरीके से आप उनको डीएनए सबका अलग अलग होता है। अब हम आगे क्या देख पा रहे हैं? आगे हम ये देख पा रहे हैं कि जेनेटिक डिफरेंस जो होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल, तो कैसे आप देख सकते हैं, या पॉपुलेशन के बीच। तो इस सबसे अच्छा तरीका है कि आप डीएनए की मैचिंग करवा दें, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग जो है बहुत ही डंटिंग का मतलब है बहुत ही कठिन है और महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। लेकिन ये सबसे क्विक मेथड है टू कंपेयर, किससे? क्विक वे टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंस ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ओके, टू इंडिविजुअल्स। तो ये कहानी चलेगी। ओके नाउ नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये किस पर आधारित है। तो इसका मेन कंसेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है? दैट इज द बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? तो कहते हैं कि वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। हमारे जो जेनेटिक लेवल है, हमारा जो जीनोम है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होंगे। उन वेरिएशन को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म ही है, उसके बेसिस पर हम जेनेटिक मैप तैयार कर सकते हैं, या ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो दैट इज़ द बेसिस ऑफ व्हाट? जेनेटिक मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वेरिएशन आप बात कर रहे हैं जेनेटिक लेवल पर, वो कैसे अराइज होते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। ओके, तो हाउ दे आर अराइजेस। तो इसमें क्या है कि म्यूटेशन के कारण हो सकता है। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज, कोई अचानक चेंज हो जाए, उसको कहते हैं म्यूटेशन। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर वो म्यूटेशन सोमेटिक सेल में होता है, यहाँ कंडीशन ये है कि जो भी आप चेंज कर रहे हो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, इनहेरिटेड होना चाहिए। इनहेरिटेंस का मतलब होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, द प्रोसेस कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो यदि वो ट्रांसमिट हो रही है, इनहेरिटेड हो रही है, तो ठीक है। अब सोचो, यदि हम सोमेटिक सेल, जैसे ये वाला पार्ट कौन सा है? सोमेटिक सेल है। यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो रहा है, तो क्या ये अगली पीढ़ी में जा पाएगा, अगली जनरेशन में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने कहा कि म्यूटेशन हो भी रहा है ना, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा।
तो उन्होंने कि फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जर्म सेल में करो। अब जर्म सेल क्या होती हैं, जो गैमेट को जनरेट करती हैं उनको जर्म सेल कहते हैं। जर्म सेल क्या है, यही तो है, जैसे स्पर्म और ओवम है, यहाँ आपने कोई चेंज किया है तो वो चेंज जाइगोट में दिखेगा और वो आगे इंडिविजुअल में दिखेगा। लेकिन आपने कहा जो म्यूटेशन इसमें आप करने जा रहे हो जर्म सेल में, यहाँ पे जो करने जा रहे हो वो इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अब पता पड़ा कि वो जो चेंज था वो कैसा है, लीथल है। लीथल मतलब होता है घातक। तो ये क्या करेगा, ये इसको निपटा देगा, ठीक है। अगर घातक है, लीथल है, हार्मफुल है तो इसको ख़त्म कर देगा। तो क्या होगा, तो वो क्या चेंज वो आगे ट्रांसमिट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, अगर आप चेंज कर रहे हो तो इट डज़ नॉट इम्पेयर उस एबिलिटी टू हाँ, अगर उसकी जो एबिलिटी है इंडिविजुअल की उसको ख़राब ना करे, उसके लिए हार्मफुल ना हो, तभी वो ट्रांसमिट हो सकता है बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू द अदर्स मेंबर, ठीक है। इसको स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके लिए लीथल हो गया तो ये आगे नहीं जा पाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो हम चेंज करना चाह रहे हैं वो आगे भी ट्रांसमिट होता रहे। तो अब इतनी टर्म कंडीशन हो गई हैं, तो आप देखते हैं कि चेंज कैसे करते हैं, कहाँ सही रहेगा जिससे कि आगे ट्रांसमिट भी होता रहे और कहीं कोई दिक्कत ना आए। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो एलिलिक सीक्वेंस होते हैं ना, एलील्स आपने पढ़े होंगे जेनेटिक्स में, कैपिटल T स्मॉल t, ओके। ये एक जीन है हाइट का, जीन किसका है, हाइट का, ओके। उस हाइट के जीन में क्या है, ये दो तरह के एलील होते हैं, कैपिटल T टॉलनेस के लिए और स्मॉल t डॉर्कनेस के लिए, लंबेपन के लिए, बौनेपन के लिए, ओके। तो ये क्या रहते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम से उनकी होमोलोगस साइट पर रहते हैं ये एलील्स, ओके, कैपिटल T स्मॉल t। तो ये भी क्या करें, यदि सेम लोकेशन पर दो तरह के वेरिएशन दिख रहे हैं, वेरिएशन मतलब अगेन पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म में ये भी कंडीशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, ठीक है। तो कहानी ये चलती है कि जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बात करते हैं, ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा क्रॉसिंग ओवर, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर होगा तो उससे क्या होता है, उसमें होता है रिकॉम्बिनेशन, ओके। और रिकॉम्बिनेशन होगा तो उसमें आते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन कारण ये भी है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वेरिएशन ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएशन होगा तो क्या होगा, यहीं पे होगा, क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ओके। हालांकि ये कहानी हमने बताई है नेक्स्ट में। और इवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, नई स्पीसीज बनेगी तो स्पेसिएशन होगा। तो ये तो हमें यहाँ की बात कर रहे हैं। तो वेरिएशन कैसे आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वेरिएशन आए थे। तो कह रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ भी पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन मोर देन वन वेरिएंट, दो वेरिएंट होगा ना, कैपिटल T स्मॉल t लोकस इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो वो कह रहे हैं कि यदि किसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कंसीडर करेंगे, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.01 से ज़्यादा है, चेंज तो आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, लेकिन यदि उसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी में है, तभी हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म में कंसिडर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो, इनएटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी, यदि हाई फ्रीक्वेंसी में है, इससे ज़्यादा है, तभी हम उसको वी कैन कंसिडर इट एज ए DNA पॉलीमॉर्फिज्म, अदरवाइज नो। अब नेक्स्ट क्या है, तो अभी हमने देखा था कि सोमेटिक में करेंगे तो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, जर्म सेल में करते हैं तो उसके लिए लीथल नहीं होना चाहिए, तभी आगे ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो ये टर्म कंडीशन। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा कि अपने अंदर बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। कौन से सीक्वेंस होते हैं, रिपीटेटिव। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ हो रही है, कहाँ हम वेरिएशन डाल सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने अंदर कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। नॉन कोडिंग मतलब जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, या हम कहें जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। प्रोटीन नहीं बना रहे मतलब वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है, इनमें हम अगर करें म्यूटेशन, तो इसमें म्यूटेशन कैसा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होगा, कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, एंड मे नॉट एनी इमीडिएट इफेक्ट विद द और इम्पैक्ट टू द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कहाँ म्यूटेशन कर सकते हैं हम, नॉन कोडिंग में। और नॉन कोडिंग को ही हम आगे कहेंगे रिपीटेटिव, इनको बोलेंगे सैटेलाइट। किस तरीके से होगा ना, ठीक है। आगे हम देखें तो इसमें क्या है, नॉन कोडिंग में होगा तो क्या होगा, तो म्यूटेशन दैट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा होता रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यही तो कह रहे थे, ट्रांसमिशन होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है कि यही जो चेंज हो रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं दैट इज़ बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, इसी को हम बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने देखा कि म्यूटेशन से, हम देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप वेरिएशन लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तभी हम उसको
कंसिडर करते हैं अंडर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी तक हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा। अगर देखा जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी वेरिएशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड में से भी हो सकते हैं, जैसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। और ये बड़े स्केल पर भी हो सकते हैं, लार्ज स्केल पर। तो क्यों ज़रूरी है वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है जिससे कि इवोल्यूशन और स्पेसिएशन। तो हमने ये दिया है मियोसिस वन में प्रोफेज 1 आपने पढ़ा होगा, और उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन। इसी कारण होते हैं क्या, वेरिएशन से क्या होता है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन से क्या होता है स्पेसिएशन, यानी कि न्यू स्पीसीज बनती है। हम बात चलें कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर, आज हम हैं मॉडर्न मैन। कैसे बने, तो यही कारण हुआ है, वेरिएशन नहीं होते तो हम कभी मॉडर्न मैन नहीं बन पाते। अब ठीक है, अभी तक हमने चर्चा की वेरिएशन के बारे में, अभी तक हमने बात की पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। अब हम देखना ये कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के लिए क्या ज़रूरी है, वेरिएशन, डिफरेंसेस ज़रूरी हैं। तो किस जगह होंगे वो स्पेसिफिक रीजन, तो इन स्पेसिफिक रीजन को बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएशन है। और यही पार्ट हैं जो कैसे हैं, नॉन कोडिंग हैं, ठीक है। एंड दे एक्यूमुलेट द सच वेरिएशन एंड दे ट्रांसफर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो यही तो पार्ट हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिपीटेटिव डीएनए। सो ये क्या है, डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रेच हैं। तो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ द डीएनए दैट रिपीटेड मैनी टाइम्स, कई बार रिपीट होते हैं अपने पूरे जीनोम में, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे काम के कौन से हैं, रिपीटेड डीएनए है। तो डीएनए तो बहुत बड़ा है, तो उनमें से इनको हम कैसे निकालेंगे जो हमारे काम के हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इन्हीं को ही देखना है, क्योंकि इन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा है पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएशन। क्वेश्चन क्या आ गया, हाउ वी कैन दिस सेपरेट व्हाट, किसको, रिपीटेड डीएनए को कैसे हम बल्क डीएनए से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट पीक्स आती हैं, पीक्स के थ्रू कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल से एक एस्पेक्ट है, क्या है, CSCL डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें क्या है कि ये CSCL भर दिया है, तो जब हम ऊपर से नीचे यानी अपर टू लोअर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की साइड में डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी यहाँ से यहाँ डेंसिटी कैसी है, कम, यहाँ डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा। तो यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स आपको दिखाई देंगे। अगर हम पीक्स की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा डीएनए कहाँ पे है, मेजर पीक आएगी, उसमें है बल्क डीएनए। तो ये हमारे मतलब का नहीं है, मतलब का मतलब इन सेंस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हमें क्या है, हमें चाहिए स्मॉल पीक्स, इसी में है आपके रिपीटेटिव, उसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, उसी को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट BNTR, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए हमारे काम के हैं, कहाँ आ रहे हैं वो, स्मॉल पीक में, और यही हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए चाहिए है। तो देख लेते हैं इसके बारे में किस तरीके से है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए जैसे क्रोमोसोम है तो ये 2 क्रोमेटिड, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए एक बना रहे हैं। और यहाँ पर ये दिख रहे हैं, इसी पे ही है, क्या है, रिपीटेटिव डीएनए विच इज रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और रिपीट डीएनए को ही क्या बोलते हैं हम आगे जाके, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। और इन्हीं में हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता ही है, वेरिएशन, यही तो चाहिए हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म, अगेन वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। कहाँ से ज़्यादा मिलेगा आपको, सैटेलाइट डीएनए में। अब सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट देखिए, रिपीटेड डीएनए देख लीजिए, एग्जाम देते हैं, से हमने कहा 80 G, 80 G तो हो रहा है, तो रिपीट हो रहे हैं ना, और रिपीट ये G यहाँ तक हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। तो ये एक ही साइट पर रिपीट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर रिपीट हो रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं डीएनए को, ठीक है। तो ये रिपीट कैसे हो रहे हैं, लगातार, तो इसको बोलते हैं टेंडम रिपीट। जब वो लगातार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर रिपीट हो रहे हैं, फिर आगे रिपीट होंगे, तो इसको कहते हैं टेंडम रिपीट्स, ओके। अब इसके आधार पर सैटेलाइट डीएनए को हमें 2 भागों में बांट दिया, एक तो मिनी सैटेलाइट, दूसरा माइक्रो सैटेलाइट, ओके। तो मिनी सैटेलाइट होते हैं, इसमें कितने बेस पेयर हो सकते हैं, 11 to 60 बेस पेयर्स। माइक्रो सैटेलाइट में 1 to 6, छोटे हो गए ना, माइक्रो, मिली माइक्रो, ठीक है, इसमें 1 to 6 बेस पेयर होंगे, ओके। तो जो मिनी सैटेलाइट हैं उन्हीं को हम VNTR बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, व्हाट इज़ VNTR, तो दैट इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम में कहता है एक के बाद लगातार हो रहे हैं, इसलिए टेंडम बोल दिया, रिपीट तो है ही, नंबर भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इनकी साइज़ पे क्वेश्चन आता है कि VNTR की साइज़ कितनी होती है, 0.1 से लेकर 20 किलो बेस पेयर। किलो बेस में कितने होते हैं, किलो में कितने हो गए, 1000 बेस हो गए, ठीक है। तो 0.1 मतलब कितना हो गया, 100 से लेकर 20,000 इतना हो सकता है, ठीक है,
20,000 के इतना जो साइज वेरिएशन हो सकता है। किसी में 100 की मतलब 100 टाइम रिपीट्स होगा, वो आगे देखेंगे कैसे और अच्छे समझ में आ गया। तो बेसिकली हमारे काम के क्या हैं, रिपीटेड डीएनए। हमारे क्या, हम रिपीटेड के अंदर क्या गए हम, सैटेलाइट। अब रिपीटेड में बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सैटेलाइट। और सैटेलाइट में भी कौन से हैं, मिनी को ही हम क्या बोलते हैं, VNTR। तो VNTR किसका पार्ट है, मिनी का है कि माइक्रो का है, तो किसका पार्ट है, ये मिनी सैटेलाइट का। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं इनको हम आगे देख लेते हैं VNTR के बारे में। ओके, ये आपका VNTR का दिखा रहे हैं। तो VNTR में क्या है, दैट इज़ व्हाट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ओके, इसमें क्या होगा, तो जैसे कि कोई इंडिविजुअल है 1, ये इंडिविजुअल 2 है, तो इसमें देखिए कैसे दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट दिखा रहे हैं, ये और दूसरा रिपीट हो गया इस तरीके से। और भी इसमें कितने 3 टाइम रिपीट कर रहा है, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स। तो इसमें कहने कॉपी नंबर अलग अलग है ना, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। और ये पूरे जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम 1 लोकस बोलेंगे। ऐसे ह्यूमन बींग्स में 60 लोकाई होते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंस जो है ना कहीं ना कहीं तो होगा। अब वो डिफरेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, दो इंडिविजुअल को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंस एक्चुअली हमें ये देखना है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म की, वेरिएशन की, डिफरेंस की। जैसे कि आपका और हमारा डीएनए हमें मैपअप करना है, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या डिफरेंस होना चाहिए, बेस कंपोजिशन में। हो सकता है कि आपके डीएनए में 80 हो और हमारे डीएनए में GC ज़्यादा हो। ठीक है, GC लगाओ, रिपीट कर रहे हैं GC। हो सकता है आपके में 80 कर रहे हो। ठीक है, अब 80 कर रहे हैं। अब देखिए आपके में भी, अब मान के चलें कि आपके में भी 80 रिच रीजन है और हमारे में भी 80 रिच रीजन है, तो ये तो भाई बात फंस गई। फिर हम देखेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट में क्या है, 80 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें ज़्यादा है। तो हम देखेंगे लेंथ कितनी बड़ी है, इसकी लेंथ यहाँ तक है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं सेम अगर हैं भी तो उसकी लेंथ में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। तीसरा, मान के चलेंगे लेंथ भी सेम है, भाई बेस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो क्या होगा कि ये जो, जैसे मान चलें कि ये अपने में सेम हो गया, तो ये आपके जीनोम में हो सकता है कि 100 बार रिपीट हो रहा हो, हमारे जीनोम में 1000 बार रिपीट हो रहा होगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट कितनी है, हाउ मेनी टाइम दैट रिपीट इन जीनोम। तो हमने क्या देखा, पहले तो यही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ सेम है, आपके में भी 80, हमारे में भी 80, तो फिर हम लेंथ देखेंगे क्या सेम लेंथ के हैं या अलग अलग है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट हो गया। अगर हम मान के चलें सेम लेंथ के हैं तो क्या, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है कि आपके में 100 बार रिपीट हो रहा है, हमारे में 1000 बार रिपीट हो रहा हो, तो डिफरेंस तो आया ना भाई। इसी को तो बोलते हैं VNTR, ये नंबर ऑफ रिपीट्स, ये हमारे काम के हैं। तो जो 60 लोकाई हैं उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आपको मिलेगा 1 और 2 में। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये कुछ प्लेसेस होंगे जहाँ मतलब डिफरेंस आपको दिखेगा और यही आपका है। तो कहानी क्या आ गई, कहानी ये आ गई कि जो VNTR हैं इनको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वही कहानी आ गई। बेसिस ऑफ DNA प्रिंटिंग, हाई पॉलीमॉर्फिज्म में वेरिएशन, इसलिए वो बेसिस हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग के। ओके, अगर हम एक व्यक्ति के बारे में देखें, जैसे कि हमारे बारे में हम बात करें, तो हमारे कहीं से भी कोई भी सेल ले लो आप, चाहे हमारे ब्लड से ले लो, हेयर फॉलिकल से ले लो, स्किन से ले लो, तो ये क्या होगा, उनमें सेम डिग्री मिलेगी उसकी। जो वेरिएशन जहाँ यहाँ पे होगा वही वेरिएशन यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग डेवलप हुए हैं किससे, एक सिंगल सेल से, और सिंगल सेल क्या है, जायगोट से डेवलप हुए हैं। तो इसका जेनेटिक मेकअप जो जायगोट का होगा वही जितने भी सेल बनती है ना, सभी सेल का जेनेटिक मेकअप सेम होगा। इसलिए एक इंडिविजुअल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। इसका फॉरेंसिक एप्लीकेशन में है, पैटर्निटी टेस्टिंग में है, कैसे करते हैं इसका यूज़ आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक। ये टेक्निक की हम बात करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आ गया, इनिशियली किसने डेवलप किया था, एलेक जेफरी ने, इसको कहते हैं फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। इंडिया में किसने डेवलप किया था, प्रोफेसर लालजी सिंह, ओके, एंड देन VK कश्यप ने किया था। एलेक जेफरी क्या यूज़ किया था, सैटेलाइट DNA पढ़ चुके हैं हम, ये कैसे DNA है, रिपीटेड DNA है और इसलिए हमारे काम के हैं। सैटेलाइट में ही कौन सा, VNTR, ओके, मिनी सैटेलाइट में भी कौन सा है, ये मिनी सैटेलाइट का है, उसी को हम VNTR बोलते हैं। साइज़ कितनी होती है, 0.1 से लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.1 से लेके 20 KB। इसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होती है, इसलिए हमारे काम के हैं। अब VNTR को हम क्या करते हैं, रेडियो लेवल्ड करते हैं और एज ए प्रोब यूज़ करते हैं। प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना। तो रेडियो लेवल्ड क्या करते हैं, P32 से इसको हम चमका देते हैं। रेडियो लेवल्ड कर दिया,
ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो क्या देखा हमने, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने क्या हुआ, सेल के अंदर गए, सेल के अंदर से डीएनए हमने बाहर निकाल लिया, डीएनए आ गया। अब पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग भी नहीं कर सकते, ना ही फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, मतलब तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर देंगे, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डाइसन कर देंगे। किसके द्वारा कट करेंगे इसको, आरी होती है ना, आरी, ये लिखा है हमने आरी। तो आरी से क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। लकड़ी काटते हैं, यहाँ डीएनए काट लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आरी की शुरुआत हम जब कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर आपके पास फ्रैगमेंट्स आ गए, ये क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स, आपने कट कर दिया, सेकंड हो गया। थर्ड में क्या होगा, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से कट किए, डिफरेंट लेंथ के मिले हैं, इनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू आपने जो फ्रैगमेंट्स किए हैं उनकी लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन, कोई छोटा है कोई बड़ा है, RFLP। अब इसमें क्या करेंगे, इनको हमें सेपरेट करना है, छोटे अलग बड़े अलग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रो। और कौन सी जेल यूज़ करते हैं डीएनए के लिए, एग्रोस जेल, ओके। नाउ अब हमें देखना है ये है कि हमें कोई दो इंडिविजुअल हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ए इंडिविजुअल का डीएनए ले लिया, ये बी का डीएनए है, दोनों को हम यहाँ पे लोड कर देंगे। और जिस जगह पे लोड करते हैं उसको बोलते हैं बेल, क्या बोलते हैं उसको, बेल बोलते हैं। यहाँ पे लोड कर दिया। अब डीएनए की एक नेचर होता है, डीएनए का नेचर क्या होता है, डीएनए अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो कहता है कि हम डबल स्टैंडर्ड है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और हम एनायन है, और हम कहाँ की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाते हैं। तो डीएनए कहाँ की तरफ जाता है, एनोड की तरफ। ये ट्रिक याद कर लीजिए, ए लिखा है तो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव, ओके। तो डीएनए यहाँ से कहाँ जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो ये एनोड है, ओके। इसमें क्या होगा कि जो बड़े फ्रैगमेंट्स हैं वो कहाँ रहेंगे, बेल के पास, और छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे चले जाएंगे, तेज दौड़ेंगे, देखिए, ठीक है। तो ये कंडीशन सेम वैसे ही हो रही है, जैसे बड़ा आदमी है, कोई मोटा आदमी है, और आपने कहा एक छोटा बंदा भी है, तो मतलब बढ़िया पतला दुबला पतला सा, उससे आपने कहा दौड़ लगाओ, तो छोटा व्यक्ति है ना, वो तुरंत बच्चा जो होगा दौड़ लगा देगा। ये देखिए तो तेज़ी से दौड़ गया, यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो एनोड के पास स्मॉल फ्रैगमेंट्स, बेल के पास बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब आपने इनको सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट के बाद देखिए, ये आपको दिख रहा है ना जेल, इस जेल को हम ऐसे रख रहे हैं, ऐसे हम रख रहे हैं। पहले हम ऐसे दिखा रहे थे, अब इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा केवल, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये आपका कोई स्टैंड रख दिया, इस पर हम रख दी जेल, ये जेल है, और जेल को हमने यहाँ पे लगा दी ये विक, ओके। ये होता है दिया और बाती, हम बत्ती लगा दी यहाँ से, जिससे क्या होगा कि ये भरा हुआ है इसमें बफर सॉल्यूशन वगैरह। तो ये जब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ पहुँचेगा, जेल पे, और जेल से ये सब पास पास लगे हुए हैं। ये है, ये क्या लिखा है रेड कलर का, ये है आपका सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज हो सकता है या नायलॉन हो सकता है। तो हमें करना क्या है, जेल के ऊपर जो डीएनए है उसको ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पर। सो ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉटिंग। ये ब्लॉटिंग हो गई, ठीक है। अब डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल से कहाँ कर रहे हैं, सिंथेटिक मेम्ब्रेन, क्या नाम है इनका, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड इट, ब्लॉटिंग। तो डीएनए कर रहे हैं, सो सदर्न ब्लॉटिंग। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट थे EM सदर्न, इन्होंने खोजा था, इसलिए सदर्न ब्लॉटिंग कह दिया। RNA कर रहे हैं तो नदर्न ब्लॉटिंग, हालांकि नदर्न कोई साइंटिस्ट नहीं थे, तो साउथ की जगह नॉर्थ कर दिया, सदर्न नॉर्थन। RNA के लिए नदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रोटीन के लिए होता है तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कौन सी होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ओके। अब ये हमने स्टेप देख लिया, फोर्थ ब्लॉटिंग कर दी, ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र के बाद क्या करना है हमें, अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन करना है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेंगे, हम BNTR प्रोब यूज़ करेंगे, फिर हम ऑटो रेडियोग्राफी के लिए जाएंगे, क्योंकि जो बैंड्स हमें दिखाई रहे हैं, बैंड्स हमें यहाँ दिखाई नहीं देंगे, ये तो बाद में दिखाई देते हैं, ओके। तो देखते हैं कैसे। तो ये हम BNTR प्रोब यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ओके। तो इसमें ये देखिए, तो जहाँ जहाँ ये आपकी जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे आ गए हैं ये, ठीक है, और हम इसको प्रोब को यूज़ करेंगे, और प्रोब यूज़ करने के बाद जहाँ जहाँ पे, क्योंकि हमें देखना ये है, चलिए कहानी सुना देते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ऐसा है कि दो लेडीज़ हैं और एक
वो दावा कर रही हैं कि ये बच्चा हमारा है, वो कह रही है बच्चा हमारा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 2 लेडीज़ हैं, ठीक है, ओके, और ये बच्चे का जीनोम है, ठीक है। तो माँ बाप से तो जाते ही हैं बच्चे के अंदर डीएनए जीन, तो क्या करेंगे, तो इनको सबको हम वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेशन वगैरह सबको सेम कर लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों में से किसी एक का होगा ये बच्चा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस बच्चे के डीएनए को हम कैसे यूज़ करेंगे, एज ए प्रोब, ठीक है, एज ए BNTR। बेसिकली BNTR ही लिए हैं इधर भी हमने, ये सब क्या है, ये सब BNTR हैं, पूरा डीएनए नहीं लिया है, क्या लिया है हमने, केवल BNTR। अब प्रोब इन दोनों में किसी का होगा तो इसमें मैचिंग हो जाएगी, पेरेंट्स से डायरेक्ट जाते हैं ना डीएनए, तो इन दोनों में किससे ज़्यादा मैचिंग होगी, प्रोब जहाँ जहाँ होगा वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बैंड बना लेंगे, सिंगल स्ट्रैंड से प्रोब जुड़ गया और डबल स्ट्रैंड डाल दिए, इसे करें हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो अब इसके बाद करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ये, देखा जाए तो हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें कि डिटेक्शन करते हैं हाइब्रिडाइज डीएनए का। कैसे करते हैं भाई, तो जैसे फिल्म होती है ना, एक्सरे फिल्म, तो उस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या आ रही है कि देखिए, इन दोनों से हमने मैच करवाया, तो किससे ज़्यादा मैच हो रहा है, देखिए बैंड्स, इससे भी मैच हो रहा है कहीं कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैच किससे हो रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा मैच हो रहे हैं किससे, बी से, तो हम कहेंगे कि ये बी का बच्चा है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने देखी होगी सोनी टीवी पे सीरियल आता है, ठीक है, CID। एक किसी लेडी का मर्डर हो गया, ठीक है, और लेडी का मर्डर किसने किया है, भाई कोई तो बंदा होगा, और लेडी ने क्या हुआ, छीना झपटी की, जो उसके बाल पकड़े होंगे जिसने मर्डर किया है, ठीक है। तो उस लेडी के हाथों में उसके बाल आ गए, किसके, जिसने मर्डर किया है। अब वो मर्डर कर दिया, चला गया, जाने के बाद पुलिस वाले को सब पता रहता है किसने मर्डर किया है। तो पुलिस वाले क्या करेंगे कि सस्पेक्टेड जो पर्सन होते हैं उनको लेके आएंगे, देखेंगे कौन सस्पेक्टेड है, उनका DNA लेंगे, ठीक है। तो ये 2 बंदे सस्पेक्टेड मिले हैं, DNA उनका ले लिया, ठीक है। और जो साइड का DNA था, इसको साइड DNA मान लेते हैं, उस लेडी के हाथों में जो बाल थे, उन बालों से हमने क्या निकाल लिया, DNA निकाल लिया। तो DNA ये है तो इन दोनों में किसी का एक का, तो क्या करेंगे, मैचिंग। तो इसको हम बना लेंगे प्रोब, रेडियो लेवल प्रोब P32 से, और जहाँ पे ये जुड़ जाएगा वहाँ चमकेगा, क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, रेडियो लेवल्ड हैं, चमकेंगी, और चमकने के बाद में हम तुरंत पकड़ लेंगे कि बेटा आ जाओ तुम ही थे। तो ये बैंड्स जो दिख रहे हैं ना आपको, ये डिफरेंट जो बैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये बैंड दिखाई देते हैं आफ्टर ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब मैचिंग कर लेंगे तो पता पड़ जाएगा कि किसने मर्डर किया है। तो सबसे ज़्यादा मैचिंग किससे हो रही है, बी से, तो भैया तुम ही थे, इधर आओ, और उसको लेटा के लग के सूट साट दिया ढंग से पुलिस वालों ने, ठीक है कि नहीं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस प्रोसेस। तो इसकी सेंसिटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग PCR। अब PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। और देखा जाए तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फॉरेंसिक में। अभी बताया ना मर्डर हो गया था, फॉरेंसिक मतलब अपराध शाखा, कोई अपराधी है उसको पकड़ने के लिए, ओके। पैटेंट टेस्टिंग, इसके लिए एक बहुत बढ़िया केस आया था तिवारी जी का, ND तिवारी जी थे, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बड़ा चर्चित परिचित केस था। तिवारी जी का एक बेटा था, तो वो माँ उसकी बोल रही है ये बेटा तिवारी जी का, तिवारी जी मना कर रहे हैं हमारा नहीं है। वो कोर्ट में भी वो केस गया, तो फिर उसने क्या किया, जज ने कहा कि इनका DNA मैच करवाओ तिवारी जी से उस लड़के का। तो तिवारी जी मना कर रहे हैं, हम ब्लड नहीं देंगे, ब्लड से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं DNA। तो तिवारी जी मना कर रहे हैं, उसने आदेश दे दिया, नहीं भाई तुम्हें तो DNA देना पड़ेगा, क्योंकि क्या करनी थी, पैटर्न टेस्टिंग, ये देखना था कि पापा ये इनकी यही है कि नहीं। DNA लिया गया, दोनों का DNA मैच करवाया गया, तो DNA मैच हो गया। तो जज साहब ने पूछा वाओ तिवारी जी, तो बोला नहीं हमारा ही बेटा है, तो मानना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आजकल जो डिस्प्यूट्स हैं ना, पापा मना कर रहे हैं या मम्मी मना कर रही हैं, तो उनको देख सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में सुबह पता पड़ा कि बच्चा हुआ, शाम को चेंज कर दिया, तो माँ पहचान लेती कि ये बच्चा हमारा नहीं है, तो क्या करवाते हैं फिर, DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग करवा दो, ठीक है। तो ये कहानी है। इस तरीके से हम उसके अलावा और भी डिटरमाइन कर सकते हैं डाइवर्सिटी को, क्योंकि डाइवर्सिटी कैसे, मतलब डिफरेंस उनको देख सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी या पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को हम देख सकते हैं। तो इसमें आजकल क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोब हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टू जनरेट, ठीक है,
डीएनए फिंगरप्रिंट्स। अब हम बात कर रहे हैं ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी का, देखिए इसमें देखिए पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं, ये माँ और पिताजी के हैं। तो पेरेंटल में क्या है, देखिए कितने कॉपी नंबर हैं, ये VNTR कॉपी नंबर बता रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 है, माँ में कितने हैं 1 2 3 4, चेंज दिख रहा है। क्रोमोसोम नंबर 7 पर है, 2 पर है, 16 पर है। इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट डीएनए कुछ ही क्रोमोसोम्स पर आ जाते हैं और वहीं से हमें लेना पड़ेगा। ओके, अब इसमें कॉपी नंबर देखिए, तो एक अलग अलग क्रोमोसोम्स में कॉपी नंबर अलग अलग हो सकते हैं। देखिए ये पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं, ये भी पेरेंटल हैं, ये मैटरनल है। तो मैटरनल देखिए यहाँ पे कितने 1 2 3 4, क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हो सकते हैं कॉपी नंबर। ओके, तो ये आपका कोई इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल बी है, तो किस तरीके से अलग अलग कॉपी नंबर हैं। अब इनका डीएनए हमने यहाँ लगा दिया, दूसरे के यहाँ लगा दिया। नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, इनको बोलते हैं STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये वही हैं आपके मिनी सैटेलाइट। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, अब हम देख पाएंगे कि ये देखिए ये साइड डीएनए है, उसकी मैचिंग करवाएंगे साइड डीएनए की। ओके, किससे मैच ज़्यादा हो रहा है बैंड, देखिए ये से हो रहा है, इससे हो रहा है, कुछ में इससे भी मैच हो रहे हैं, इधर भी मैच हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैचिंग किससे हो रही है, देखो आप, सबसे ज़्यादा मैचिंग देखिए, ये देखिए ये भी दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैचिंग हो रही है किससे, बी से। ये दिख रहा है नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये एक्चुअली VNTR के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट डीएनए क्राइम सीन से लिया गया है। वो लेडीज़ के हाथों में जो बाल थे वहाँ से डीएनए लिया गया है, और जो सस्पेक्टेड है उनसे बात कर रहे हैं। तो ये किससे मिल रहा है, एम्पलीफाइड रिपीट, सेपरेटेड साइज के बेसिस पर सेपरेट कर दिया जेल पे। बड़े वाले साइज़ के यहाँ होंगे, छोटे वाले नीचे होंगे। ये एनोड हो गया प्लस, ये कौन सा हो गया, क्या माइनस हो गया। तो इस तरीके से करेंगे। तो हमने देखा किस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करके हम आपके फॉरेंसिक साइंसेस में और उन सभी जगह यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वेल इस तरीके से हमने देखा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है पॉलीमॉर्फिज्म का ज़बरदस्त रोल है। और पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज़ वेरिएशन, म्यूटेशन कारण हो सकते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारण हो सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कब मानेंगे, जब उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, 0.1 से ज़्यादा होना चाहिए, मेन है। तो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू यदि गैमीट्स में जर्म सेल में कर रहे हैं, तो जर्म सेल में कर रहे हैं तो वो उसके लिए लीथल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने ये देखा कि कहाँ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नॉन कोडिंग रीजन में कर दो, रिपीटेटिव में कर दो। अब रिपीटेटिव में कई सारे हैं, सैटेलाइट डीएनए है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। तो हमारे काम का है मिनी सैटेलाइट, क्योंकि VNTR किसका पार्ट है, मिनी सैटेलाइट। उसको देखते हुए हमने ये सब किया। और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फॉरेंसिक में करते हैं, पैटर्न टेस्टिंग में करते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको देखा। वीडियो को ज़रूर बताएं, अपने कमेंट ज़रूर डालें कैसा है, और आगे भी अपन इस तरीके के और सारे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।